डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, प्रथम वर्ष में हो और हिंदी भाषा शिक्षण का पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा शिक्षण का विषय। जी हां, प्रथम वर्ष डीएलएड का विषय हिंदी भाषा शिक्षण जो क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है, उसकी इकाई 5 का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बिना देरी किए मैं आपको सीधे बता दूं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस इकाई 5 जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण, इसका अंक विभाजन। जी हां, साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा इसमें सभी वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। और उनके प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं, प्रश्न जो आएंगे उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, और पिछले वर्ष कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले डीएलएड की परीक्षा में कौन सा प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 मिनट की वीडियो देखकर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई प्लेलिस्ट चेक करो, आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिलेगी। जी हां, हर विषय का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए डीएलएड के, जिसे पढ़कर आप डीएलएड की परीक्षा में 90% तक हासिल कर सकते हैं, तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, तो आपको सारे नोट्स जो है बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे, जिन्हें पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड अपनी डीएलएड की बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। कई सालों से मेरे छात्र नोट्स से पढ़कर 90% तक लाते रहे हैं और आप भी ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पसंद आया है, चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर कीजिए। बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। मैं समझ जाऊंगा मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। आप बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो बात करें इस इकाई के अंक विभाजन की, तो भाई पूरी इकाई जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण, पूरी 5वीं इकाई जो है 10 अंकों की आती है। कितने अंकों की? 10 अंक। तो भाई इस इकाई 5 पर 10 अंक आवंटित हैं। अब इसके अंक विभाजन की बात करूं तो भाई एक मास के 2 प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे? 2। फिर बात करूं इसके 2 अंकों की, तो भाई अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर जो वो 1 आएगा। फिर अब अगर बात करें दीर्घ उत्तर की, तो भाई यहाँ 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और भाई 1 नंबर के 2 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ वाले। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो इस इकाई से आने वाले हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ना, उनके उत्तर को देखना। ध्यान से देखिए सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए भाई, हिंदी प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। जो हिंदी का प्रश्न पत्र बनाते हैं, भाई क्यों पढ़ा रही है? आप शिक्षक बनने वाले हो, आप सभी शिक्षक हो, हम शिक्षक हैं। तो हम जब प्रश्न पत्र तैयार करते हैं अपने छात्रों के लिए, उसमें क्या ध्यान रखना है? तो भाई ध्यान ये रखना है कि जो निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होती है, जो वेरी लॉन्ग यानी कि अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर होने चाहिए, वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। भाई ये परीक्षा भी तो 2.5 घंटे में, 3 घंटे में पूरी करनी है भाई। तो क्या होना चाहिए कि निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 3 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उसके पश्चात लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिकतम 18 होनी चाहिए। कितनी? 18। जी हाँ, 18 आप बोलेंगे बहुत ज्यादा है, तो भाई ये अधिकतम पूछा गया है ना, न्यूनतम नहीं। तो इससे कम दिया जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा दिया नहीं जा सकता। किसी किसी परीक्षा में निबंधात्मक नहीं आते, सिर्फ अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय आते हैं, तो हमको वहां 18 15 सब रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अति जो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या है 18, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 3। उसके पश्चात देखिए, मानचित्र का यानी कि नक्शे का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में होता है? आप सभी जानते होंगे जवाब। जी हाँ, ज्योग्राफी, भूगोल जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा है ना। विज्ञान में भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा हम किसमें करते हैं भाई? ज्योग्राफी, भूगोल में करते हैं। ठीक है, तो भूगोल में मानचित्र का उपयोग सबसे मुख्य रूप से होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगला देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक, उसके बाद देखिए, निम्न अंकित में से शुद्ध रूप बतलाइए। यहाँ पे 4 शब्द लिखे हैं, इन चारों में से सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? यानी 4 में से एक सही है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इसमें कौन सा सही है। लिखकर बताइए भाई, कमेंट कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन से नंबर का करेक्ट है लिखकर बताइए, कमेंट कीजिए सभी लोग। मैं इंतजार करूंगा सभी का कमेंट का। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्ण भाई कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। हिंदी में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो 33 यानी कि 33 होते हैं। तो 33 हिंदी में व्यंजन वर्ण है। अगला देखिए, स्वागत शब्द में कौन सी स्वर संधि है? भाई यण स्वर संधि। स्वागत जो हमारा शब्द है इसमें कौन सी स्वर संधि है? तो इसमें यण स्वर संधि है। स्वागत शब्द में यण स्वर संधि है। अगला,
व्यंजन संधि का उदाहरण दीजिए। भाई व्यंजन संधि में क्या होता है, एक स्वर और एक व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो एग्जांपल, दिगंबर। दिगंबर क्या है, दिग प्लस अंबर। मैं छोटा सा यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिग यानी कि भाई दिग ये हमारा क्या है, व्यंजन है, और फिर अंबर, ठीक है ना, ये अंबर ऐसे, ठीक है। तो यह म लिखो आधा या फिर बिंदु बनाओ, आपकी इच्छा। तो जब ये दो चीज मिला, व्यंजन मिला और ये स्वर मिला, देखिए ये व्यंजन है भाई, व्यंजन, और ये स्वर है। तो जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो व्यंजन हो जाता है। देख लो यहाँ पर अ गायब हो गया, सिर्फ ग रहेगा, दिगंबर। तो याद रखिए जब व्यंजन और स्वर मिलेंगे तो व्यंजन आएगा, स्वर गायब कर देंगे तो इसे हम कहेंगे कौन सा भाई, हमारा व्यंजन संधि रहेगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण दिगंबर। अगला है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8। याद रखिएगा कारक होते हैं कुल 8। अगला प्रश्न, विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, भाई वो भी 8 प्रकार की होती है। विभक्तियां भी 8 प्रकार की होती हैं। तो विभक्तियां कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। अब अगला देखिए भाई, तो हम अगला जो हमारे हैं ये अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले एक बार चलो वस्तुनिष्ठ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, रिवाइज इसलिए कि आपको अलग से पढ़ना ना पड़े, इस वीडियो को देखकर ही याद हो जाए। जी हाँ, 15 मिनट से भी कम की वीडियो देख लो और पूरा याद कर लो, 10 नंबर हासिल भी कर लो। चलो मेरे साथ बोलते चलो। पहला, हिंदी प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होती है 3। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए भाई 18। मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से होता है भूगोल में। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। फिर इनमें से जो शुद्ध रूप है भाई बताना है तो कमेंट कर दो, वो मैं नहीं बताऊंगा। आपको क्या लगा, फ्लो में मैं ये भी बता दूंगा, आपको नहीं बताऊंगा भाई, रिवाइज करा रहा हो तो आप ही को बताना है। अगला देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्ड है 33। फिर स्वागत शब्द में कौन सी स्वर संधि है भाई, यण स्वर संधि। फिर व्यंजन संधि का उदाहरण क्या भाई, दिगंबर। व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो दिगंबर। और कारक कितने होते भाई, 8 कारक होते हैं। उसके पश्चात विभक्तियां कितने प्रकार की भाई, 8 प्रकार की। जो विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। तो ये हो गया हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की तरफ। उनके प्रश्न देखेंगे और उत्तर देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कौन से। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है ना, आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा में बहुत काम आएगा, बहुत उपयोगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बताइए कि भैया वीडियो कहां से देख रहे हैं। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, चैनल पर भी हैं, रेगुलर देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है ना, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कोई वीडियो रहो तो सबसे पहले मिल जाए। तो उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो और आपका जो चैनल का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो भाई, रेड वाला जो है सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, संकर शब्द क्या है। अब ध्यान से सुनो भाई, संकर या शंकर नहीं पूछ रहा है, संकर। याद रखिए ना, शक्कर पारी वाला नहीं है आपका, संकर है। तो संकर शब्द क्या है, तो याद रखिए जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बनना, उदाहरण के तौर पर मुझे बताओ मोटर शब्द। अब मोटर शब्द जो है अंग्रेजी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी मोटर कहते हैं ना, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, है ना, और मोटर इंजन। तो ये जो चीजें होती हैं ये दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द है, कई भाषाओं में है और इनको हर भाषाओं में बोला जा सकता है। तो इसे कहते हैं भाई क्या, कौन सा शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं और वैसे के वैसे इन्हें अलग भाषाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम ही चीज बोलते हैं अलग भाषाओं में भी, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। क्या कहते हैं इन्हें, संकर शब्द कहते हैं। अगला देखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई, शब्द होते हैं 3 प्रकार के। एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। एक रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द और योग रूढ़। तीनों क्या होता है समझा देता हूं। कभी कभी क्या होगा, रूढ़ शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकल जाएगा। जैसे मैं कहूं जल, जल, मैं कहूं ऐसा जल, ज और ल अलग अलग तोड़ दो भाई, है ना, ज और ल का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एक साथ लिख दूं जल, बोलूं तो जल मतलब पानी। कल, क और ल, क का कोई मतलब नहीं है, ल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कल को एक साथ जोड़ दूं, कल की बात हो रही है भाई। तो ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं बनते लेकिन एक साथ जोड़ने पे अर्थ बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। उसके बाद भाई यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है भाई, यौगिक शब्द यह है कि जिसको तोड़ देने पर भी उसका अर्थ रहेगा। जैसे कि मैं कहूं क्लासरूम, क्लास अलग, रूम अलग। जैसे मैं कहूं बेडरूम, बेड अलग, रूम अलग। जैसे मैं कहूं मोटरसाइकिल, मोटर अलग, साइकिल अलग। तो इन दोनों के एक साथ भी अर्थ है और अलग अलग होने पर भी अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। और ऐसे शब्द जिनको हम अलग अलग कर देंगे तो उसका तीसरा, अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक मीनिंग बनाते हैं जो उस रियल मीनिंग को नहीं, तीसरे मीनिंग को बनाता है। जैसे क और मल को जोड़ दो आप, क और मल को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कमल। और कमल बोलता है पंकज, पंकज के लिए, है ना। तो उसका समानार्थी दूसरा शब्द भी हो गया पर्यायवाची। तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द, यानी उसके तीसरे मीनिंग भी निकलते हो जोड़ने पर, ऐसे को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई ध्वनि की विशेषताएं लिखिए। ध्वनि की विशेषता, भाई ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आप ये वाला लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं याद करते कि ध्वनि की भाई सबसे छोटा रूप जो है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि।
अगर आप ये नहीं पढ़ते तो इस प्रश्न में आपको लिखने के लिए पॉइंट कम पड़ जाता, लेकिन अगर आपने वो पढ़ लिया ना वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ आएगा तो सॉल्व भी कर लोगे, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ वस्तुनिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई ध्वनि की विशेषता, पहले विशेषता क्या लिखोगे, यही कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो है उसको तोड़ के हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आप व्यंजन बोलो, स्वर बोलो, तो उसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन ध्वनि को बिल्कुल तोड़ नहीं सकते। ध्वनि मुख से निकलती है, ध्वनि की सहायता से ही स्वर बनते हैं, स्वर की सहायता से फिर व्यंजन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कई विशेषताएं हैं जो आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके पश्चात देखिए भाई, स्वर एवं व्यंजन में अंतर लिखिए। अब स्वर और व्यंजन में अंतर बताना पड़ेगा क्या मुझे, भाई स्वर और व्यंजन, अनार का आम का स्वर और क ख ग घ अंग, भाई ये तो हमारा व्यंजन। तो भाई याद रखिए स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। पहले तो इनकी संख्या बता दीजिए दोनों की, फिर दोनों में बता दीजिए मात्राओं के बारे में बता दीजिए, फिर दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं वो भी बता दीजिए। तो ये सारी चीज आप बता सकते हैं। भाई स्वर और व्यंजन तो आप अच्छे से जानते हैं, भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्वर और व्यंजन में अंतर तो आप खुद लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कान खोल लो भाई, आंखें खोलकर यहां देख लो। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बतलाइए, अर्थ के आधार पर भी भेद बतलाइए। याद रखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछेगा, 6 नंबर के लिए गारंटी दे रहा हूं, पूछ सकता है। यहाँ पर पूछ देगा आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अर्थ है, क्योंकि अर्थ के आधार पर भाई 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर 3 ही होते हैं। तो 6 नंबर का तो 3 के लिए 3 अगर सिर्फ है तो 6 नंबर के लिए तो पूछने से रहा। पूछेगा कितने नंबर के लिए भाई, वो जो हमारा रचना वाला है अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार है ना वही पूछेगा। ठीक है, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद बतलाइए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने कहा, उदाहरण के साथ बताऊं, सरल वाक्य मतलब राम स्कूल जाता है। अब राम स्कूल अलग तोड़ दो, जाता है अलग तोड़ दो, 2 वाक्य बन रहे नहीं, एक ही वाक्य। यानी जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। राम स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। अब आप देखो, राम स्कूल जाता है अलग वाक्य हो गया, पढ़ाई नहीं करता है अलग वाक्य हो गया। तो जब 2 वाक्य से मिलकर एक वाक्य बन जाए ना तो उसको हम उसको मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें कई सारे विराम चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जैसे से लेके बस बहुत सारे विस्मयादि बोधक जैसे हूं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में सारे कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, इसमें सरल और मिश्रित दोनों मिलाकर जो बनता है ना वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक, उसमें 2 से ज्यादा वाक्य होते हैं, उसको संयुक्त बोलते हैं। तो सरल, मिश्रित और संयुक्त। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन से भाई, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और फिर संयुक्त वाक्य। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर, तो हो गया 3। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अब याद कैसे हुए कि किसके आधार पर क्या होते हैं, तो भाई अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अ से अर्थ, अ से 8 याद रख पाओगे, बहुत आसान है। अर्थ यानी कि 8 याद रखिएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होंगे, 8। अ से अर्थ, अ से 8 याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 8 प्रकार हैं। पहला है भाई विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक, इसमें किसी विधि का बताया होता है कि इस तरीके से करो, उस तरीके से, है ना। तो पहला जो है विधिवाचक है। दूसरा भाई निषेधात्मक वाचक, है ना। निषेधात्मक, निषेधात्मक जिसमें नहीं हो, जैसे राम स्कूल नहीं जाता, कौन सा वाक्य भाई, निषेधात्मक वाक्य है। राम स्कूल जाता है, कौन सा वाक्य भाई, ये हमारा वो सरल वाक्य हो गया। याद रखिएगा, इसमें नहीं बोला, जिसमें नहीं बोल दिया वो निषेधात्मक। किसी काम को करने की मनाही हो तो निषेधात्मक। फिर आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दे रहा हूं, मुझे वो किताब ला कर दो, वो दरवाजा खोलो। तो ऐसे जो शब्द है क्या आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो कौन से हो गई भाई, आज्ञावाचक शब्द। फिर आता है भाई प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो भाई प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा पहचानने के लिए, तो कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक। फिर है विस्मयावाचक, जिसमें हैरानी हो, अरे ये क्या देख लिया हमने, ये क्या है। तो ऐसे में आपको जो विस्मय होगा ना, हैरानी होगी, तो अब आप कौन सा समय रहेगा आपका, विस्मयावाचक। उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह आपने देखा होगा, ऐसा उल्टा आई बोलते हैं जिसको, स्मॉल आई उल्टा वाला है ना, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सिंबल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो जिसमें दिख जाए समझ जाना कौन सा वाक्य है, विस्मयावाचक वाक्य है। फिर भाई संदेहवाचक वाक्य, जिस किसी काम में आपको संदेह हो, शायद वो कल आएगा, अब बताओ कौन सा वाक्य, भाई शायद लगा है ना, संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो कौन सा वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, जिसमें शक हो, जिसमें कंफर्म ना हो। फिर भाई इच्छावाचक वाक्य, काश कल बारिश हो जाए, काश कल मेरी लॉटरी लग जाती, तो भाई हम इच्छा कर रहे हैं, तो इच्छा का मतलब है भाई हम इच्छा कर रहे हैं, तुम्हारा कौन सा वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। उसके बाद भाई संकेतवाचक वाक्य, जब किसी चीज को बोलकर किसी और की संकेत दिया जाए, संकेतवाचक वाक्य। जैसे कि जिसके सर पर जटाएं हैं और गंगा धारण करते हैं,
अब बताओ मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं? भगवान भोलेनाथ की ओर इशारा कर रहा हूं। तो कौन सा वाक्य हो गया भाई? वाक्य संकेतवाचक वाक्य हो गया, है ना, संकेतवाचक, इसमें संकेत दिया मैंने। तो ऐसे वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कौन से भाई? विधिवाचक, निषेधात्मक, फिर आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके हो गए टोटल यहाँ पर। यही आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न उत्तर आएंगे, इनको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में प्रत्येक विषय का वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको डीएलएड के संपूर्ण नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम पैसे में, जिन्हें पढ़कर आप 90% तक हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत कुछ अच्छा नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो संपर्क कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, कॉल नहीं मैसेज करना है। साथ ही साथ आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको न्यूज, फैक्ट, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलता रहता है। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक वीडियो में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में देखिए तो सबकी लिंक मिलेगी। तो आप हमें सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।